हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी जो कल बजट आया था, बजट में जो सरकारी बैंक है उनके प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी। तो एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जब सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के होने के चांसेस हैं और उनकी बातें चल रही हैं, तो उनके वैल्यूएशन पर क्या फर्क पड़ेगा और हमें उस केस में क्या करना चाहिए। देखो, प्राइवेटाइजेशन होना सरकारी बैंकों के लिए एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर क्यों है कि जब वो प्राइवेटाइजेशन होने की बात आएगी तो उनको सस्ते प्राइसेस पर प्राइवेटाइजेशन होना उनका बड़ा मुश्किल है, और उनको एक ठीक ठाक बुक वैल्यू पर तो कम से कम बेचने की बात होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, जब उसमें मैंने मेंशन किया था कि जब कभी भी ये सरकारी बैंक अपने बुक वैल्यू से काफी नीचे चल रहे होते हैं तो उनमें काफी अच्छी तेजी आती है, और खासतौर से जब जब वो अपने हाफ बुक वैल्यू से हाफ से भी नीचे चल रहे हो। तो मैंने, अगर आप उस वीडियो को सर्च करना चाहते हो तो YouTube पर अगर आप जाकर सर्च करोगे PSU बैंक्स एंड सिंपली विवेक करके भी आप सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पर PSU बैंक्स मोटी कमाई करके मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आप इसमें अंदर जाकर देखोगे तो पर्टिकुलरली ये मैंने 19 नवंबर को वीडियो डाली थी, और 19 नवंबर को इस वीडियो में मैंने ये सारे सरकारी बैंकों के खरीदने की जो बात की थी। तो ये रिकमेंडेशन नहीं थी, मैं यहाँ पर साफ साफ लिखता हूँ, दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो एंड नॉट ए रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। तो यहाँ पर इनको एनालाइज किया था PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड SBI। ये 19 नवंबर की बात है। तो अगर इन सारे चार्टों को हम 19 नवंबर पर देखें तो क्या प्राइस थे और वहां से अब तक का क्या दूरी रही है और कितने इन्होंने गेन दिए हैं, तो ये अच्छे खासे गेन हुए हैं तब से लेकर अब तक। अगर मैं एक बार सिंपल सा चेक कर लें कि एक बार 19 नवंबर से अब तक कितना गेन हुआ है, तो 40% तो SBI में हो चुका है। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं एक बार। बैंक ऑफ बड़ौदा में 19 नवंबर से लेकर अब तक कितना गेन हुआ है, आगे मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन एक बार इस चीज को समझ लेते हैं कि अभी ये पर्टिकुलर टाइम पर 19 नवंबर से लेकर अब तक का हमारा जो सिनेरियो, जो ये जर्नी रही है, वो कितने परसेंट गेन की रही है। तो 55% का गेन हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में तब से लेकर अब तक। और PNB की बात करें तो शायद PNB में उतना नहीं हुआ होगा, क्योंकि PNB ने उतना अच्छा गेन तब से अब तक नहीं दिया है। तो 19 नवंबर हमारा ये एग्जैक्टली यहां पर था, दिस पर्टिकुलर डे। और 19 नवंबर में यहां पर भी 21% का गेन यहां पर भी है, एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारे 5 बैंक हमने तब डिस्कस किए थे, और पांचों बैंकों में यहां पर अच्छी कमाई है जो सामने नजर आ रही है। इसमें भी हमें 30% का गेन हुआ, और बैंक ऑफ इंडिया में भी इतना ही एक अच्छा खासा गेन मुझे नजर आता है। उस चीज को भी एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ये हमारा यहाँ पर नीचे होना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया हमारा यहाँ पर आना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। तो कुछ ना, ये नीचे आ गया बैंक इंडिया। तो ये हमारा है यहाँ पर, और इसका भी एक बार हम लोग देखते हैं कि कितना गेन हमारा निकल कर आता है। क्योंकि इसको चेक करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे काम करने का जो तरीका है वो सही है या नहीं है। तो बैंक ऑफ इंडिया में 29% का तब से गेन हुआ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी 22-23% का गेन हुआ है, और उससे अलग हमारा PNB में इसमें 30% का है, PNB में 22-23% का है, SBI में तो और भी अच्छा गेन हुआ है। तो ये सारे गेन्स हमारे हुए हैं, और इनको सिर्फ एक बेसिस पर हमने लिया था कि इनकी बुक वैल्यू क्या है। अभी भी अगर इनके चार्ट पैटर्न्स को देखा जाए तो इनमें कोई भी कमी नहीं आई है, और खासतौर से जब इनके नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर आ रहे हैं और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो उसके बाद तो इनमें और भी ज्यादा बाइंग बनती है। मैं आपको बता दूं, जैसे कैनरा बैंक की अगर हम बात करें तो कैनरा बैंक 19 नवंबर को उस टाइम पर ये हमारा करीब करीब यहां पर 93 रुपीज के आसपास था, और 93 रुपीज से ये ट्रेड करता हुआ अभी 147 के आसपास है, 58% का गेन है। और अगर आपको याद हो, कैनरा बैंक के केस में काफी सारी नेगेटिव न्यूज भी आई थी, लेकिन ये चीजें बढ़ती गई। और अगर इनके हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो कैनरा बैंक का अगर हम रिजल्ट देखें तो जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है वो एक अच्छा रिजल्ट आया है, और इसमें 750 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, जो अब तक के सारे क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर है। ये एक
बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस तरीके से ही जब हम अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स अभी जो आए हैं उसका भी जो नेट प्रॉफिट आया है वो 1196 करोड़ है। सिर्फ इससे पहले एक ही क्वार्टर में इतना गेन था, उससे पहले कभी भी इतना गेन नहीं था। ये अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अच्छे रिजल्ट्स में फिर अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी बात करें, शायद इसके रिजल्ट आए हैं या नहीं आए हैं, मैंने एग्जैक्टली चेक नहीं किया, इसके भी रिजल्ट आ गए हैं और 719 करोड़ का नेट प्रॉफिट है जो कि हाईएस्ट एवर है। अब जब ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आ रहे हैं ना, तो यानी कि इन बैंकों की हालत सुधरती जा रही है। और जब इनकी हालत सुधरती जा रही है तो एक बार अगर इनके चार्ट पैटर्न्स को देख लें कि इनका चार्ट पैटर्न सबका क्या डिफाइन करता है, तो मैं आपको एक एक करके सारे चार्ट पैटर्न बता देता हूं। कैनरा बैंक के केस में यहां पर ये एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता है जो बिल्कुल साफ साफ है, एकदम क्लियर है। और ये कप विद हैंडल पैटर्न हमें करंट प्राइस से एक्चुअल में क्या सजेस्ट करता है कि कहां तक जाना चाहिए। जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ होती है ना, ये इसको इतना लेकर जाते हैं और इसको टॉप में अगर लगाएं तो जो यहां से इसका टारगेट आता है, जो टेक्निकल टारगेट है, वो टेक्निकल टारगेट आता है 187 का। और यहां से जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू एक्चुअल में इसकी 250 करोड़ है, जो कि अपने आप में मतलब यहां से बहुत ऊपर है। 250 करोड़ की बुक वैल्यू है और जो टेक्निकल टारगेट है वो टेक्निकल टारगेट हमारा 187 आता है, जो कि 28% का अपसाइड है। और ये इमीडिएट है। मैक्सिमम इसमें कितना टाइम लगता है? जनरली जितना हमारा इस टारगेट इसकी फॉर्मेशन होती है ना, उतना ही टाइम हमारा आगे लगता है। यानी कि अगले 1.5-2 महीने में, 2 महीने के अंदर अंदर ये हमारा टारगेट टेक्निकली यहां पर अचीव होना चाहिए। सेम हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी सेम चीज सजेस्ट करता है। एक बार उसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि उसका टेक्निकल टारगेट क्या आता है। यहां पर अगर हम सारे ये ड्राइंग्स को हटा दें तो हमारा जो टारगेट आएगा वो इस तरह से बनेगा कि ये हमारा एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस बेसिकली ये कप विद हैंडल की तरह से काम कर रहा है। और कप विद हैंडल का जो हमारा ये मैक्सिमम टारगेट आता है, इस केस में हमारी इसकी डेप्थ आएगी और इसकी डेप्थ को हम ऊपर यहां से प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद में हम देखेंगे कि कितना इसका हमारा टेक्निकल टारगेट आता है। टेक्निकल टारगेट हमारा इसका हमारा आता है 46। अगर करंट प्राइस से इसको 33 के करंट प्राइस से अगर इसको 46 तक देखा जाए तो 40% का यहां से अपसाइड है। उसके बाद में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमारा जो बुक वैल्यू है वो काफी अच्छा है। बुक वैल्यू हमारा 160 के आसपास है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का टेक्निकल चार्ट, पहले एक बार देखते हैं कि क्या कहता है। यहां से इसको हम पुरानी ड्राइंग को हटाते हैं और हमारा इसमें टेक्निकल टारगेट बेसिकली ये एक कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये एक मोमेंटम प्लेयर बन चुका है। मोमेंटम प्ले में जनरली क्या होता है कि 2 अपसाइड का असेंडिंग ट्रायंगल इसी तरीके से ब्रेक करता है, ब्रेक करके ऊपर जाता है और जो उसका मैक्सिमम डेप्थ होता है ना, वो मैक्सिमम डेप्थ यहां से अगर पिक करें तो मैक्सिमम डेप्थ इसी तरीके से टूटता है और वो उसके ऊपर जहां से ब्रेकआउट आता है उसके बाद ऊपर चलते हुए एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करता है। यहां जो इसने ब्रेकआउट दिया था और ये हमारा टारगेट आता है इसका 92 एग्जैक्टली। और 92 यहां से उतना भी कम नहीं है, लेकिन ये बहुत फास्ट चलता है। अगर आपको याद हो तो सेम मैंने टारगेट इसी तरह की एनालिसिस के बाद में एसबीआई में बनाया था। और एसबीआई का अलग से अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न बताऊं कि एसबीआई विवेक सिंघल करके, एसबीआई विवेक करके अगर सर्च करते हैं तो शायद आ जाएगा एसबीआई दौड़ेगा। मैंने ये बनाई थी वीडियो 1 महीने पहले और 1 महीने पहले एग्जैक्टली सेम तरीके से 3 दिसंबर को मैंने वीडियो बनाई थी। और अगर मैं आपको बताऊं वो क्या चीज थी, 3 दिसंबर को एक बार इसका प्राइस देखते हैं और मैं आपको टेक्निकल भी बताता हूं। एग्जैक्टली सेम इसी तरह का चार्ट पैटर्न बना था। मैं एक बार पहले 3 दिसंबर का लेवल देख लेता हूं कहां पर था। आपको एग्जैक्ट इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है। 3 दिसंबर एक बार पहले लेवल देखते हैं, 3 दिसंबर एग्जैक्टली कहां था। 3 दिसंबर का लेवल हमारा ये लेवल था 3 दिसंबर। तो मैं एक बार यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। दिस वाज द लाइन 3 दिसंबर की। और 3 दिसंबर की जब ये लाइन थी तो सेम इसी तरीके से 2 असेंडिंग हमारे रेसिस्टेंसेस यहां से ब्रेक हुए थे और ब्रेक होकर यहां पर ये टारगेट आया था कि यहां से जब ऊपर जाएगा तो जितना इसका डेप्थ है उतना ही ऊपर जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि क्या वो चीज मैच हुई। मैक्सिमम डेप्थ हमने यहां से पिक कर ली और जहां से ये ट्रायंगल, जहां से हमारा रेसिस्टेंस टूटा था उसके बाद से हमने इसको प्लेस कर लिया और प्लेस करके हम इसको चेक कर लेते हैं कि वो चेक हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो इतने कम टाइम में हमारा ये टारगेट आज अचीव हो गया। जो वीडियो हमने बनाई थी अब से करीब 1 महीने पहले, नहीं 1.5 महीने पहले, तो 1.5 महीने पहले जितनी वीडियो थी तो ये हमारा इतना अच्छा 24-25% का टारगेट अचीव हो गया। सेम चीज यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्जैक्टली नजर आती है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में जब ये चीज नजर आती है तो आप समझ सकते हो कि यहां पर
अभी कितना पोटेंशियल बाकी है। तो यहां पर एक बहुत अच्छा पोटेंशियल बाकी है। एग्जैक्टली इसी तरीके से ये चीज चलेगी और ये यहां पर रुकने वाली नहीं है। रुकने वाली क्यों नहीं है? अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर हम अभी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू अभी 165 है करंट में, ये 73 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहां पर फुल रैली बाकी है। ये सारे ही शेयर्स, मैं अगर आपको एक सिंपल लाइन में बताऊं तो ये सारे शेयर्स जो प्री पैंडेमिक के लेवल्स थे कम से कम वहां तक जाने के लिए तैयार हैं। तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स 108 जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक जाने के लिए तैयार है। कैनरा बैंक की अगर हम बात करें तो टेक्निकल चार्ट यानी कि रेजिस्टेंस जो पैंडेमिक से पहले का रेजिस्टेंस है वो 226 है, करंट में 146 ट्रेड कर रहा है, वहां तक जाएगा। बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमने देख लिया, एसबीआई हमारा वहां तक पहुंच गया है। तो अगर एसबीआई वहां तक पहुंच गया है ना तो बाकी भी हमारे वहां तक पहुंचने के लिए तैयार बैठे हैं। आप इस चीज को समझना, ये हमारा पहुंच गया है। पीएनबी की भी बात करें तो पीएनबी भी वहीं तक पहुंचेगा। एक बार उसका भी देखते हैं कि प्री पैंडेमिक का लेवल हमारा क्या था। तो प्री पैंडेमिक का हमारा लेवल था यहां पर 67, अभी करंट में 36 ट्रेड कर रहा है। तो यहां से ऑलमोस्ट डबल होने तक के चांसेस हैं। सेम बाकी शेयर्स का है जो सरकारी बैंक है। तो सरकारी बैंकों में अभी रैली खत्म नहीं हुई। जो बजट में इनके ये जो इंफॉर्मेशन आई है वो इनके फेवर में है जब प्राइवेटाइजेशन की बात होती है और जब खासतौर से इस तरह के हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। पैंडेमिक से पहले के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, मींस हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं। तो पैंडेमिक से पहले तक के लेवल तक तो इसका जाना है ही। तो अभी यहां पर कोई रैली में कोई कमी नहीं है। जिसके पास है मेरे हिसाब से इन्वेस्टेड रहना चाहिए। जिसके पास है इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो इसको रिकमेंडेशन मत मानना। यहां पर मैं टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्री पैंडेमिक लेवल है वहां तक के तो ये पैंडेमिक के पहले के लेवल्स का आना जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि रिजल्ट्स यहां से बहुत अच्छे आए हैं, हाईएस्ट एवर आए हैं। तो उससे अच्छे रिजल्ट होते नहीं है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इनमें पैसे लगाना है नहीं लगाना है आपकी चॉइस है, लेकिन मजे करना चॉइस